मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लवलेश सर। तो लवलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी लाइन में सर। धन्यवाद धन्यवाद सिमरनजीत। सर आज बाजार में थोड़ी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। हालांकि इस हफ्ते के पिछले 4 सेशन हम गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो आज जो बाजार में हम तेज़ी फिलहाल देख रहे हैं, ये तेज़ी कितनी मजबूत नज़र आ रही है, कितनी टिकाऊ नज़र आ रही है, या फिर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म आपको बाउंस यहाँ पर नज़र आ रहा है बाजार में? जी बहुत बहुत धन्यवाद सिमरनजीत। देखिए, मेरे ख्याल से मेरा मानना है बाजार में जो आज खरीदी आ रही है, काफी कुछ मार्केट एक ओवरसोल्ड रेंज में था। मेरा मानना अभी भी यही रहेगा कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक रेंज में है। अगर आप देखें तो 26,200 25,800, जैसा मैंने पहले भी कहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जैसा आपने एडवांस डिक्लाइन की बात करी, डेफिनेटली वो एक रेशियो जो है वो बहुत से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी देखते हैं, और वो अपने न्यूनतम स्तर की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में फिलहाल मिक्स्ड सेंटिमेंट है। स्मॉल कैप देखें तो स्मॉल कैप फिलहाल प्ले काफी की सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसमें थोड़ा सा हमने आज रिवाइवल देखा है। मिड कैप फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब हम स्मॉल कैप को देखते हैं तो मेरे ख्याल से मिड कैप फिर भी एक बेटर या अच्छी स्थिति में है। तो काफी कुछ मिक्स्ड सिग्नल है। और इसमें दूसरी बात, एडवांस डिक्लाइन और मार्केट की ब्रेड्थ जो है थोड़ी सी वीक है। मेरा मानना अभी भी यही है कि जो तेजी आई है इंडेक्स में, निफ्टी 26,000 के आसपास मतलब जा सकती है। एक शॉर्ट टर्म हमको बाउंस मिलता है। अगर हमको एक अच्छी तेजी की बात करनी है तो मेरे ख्याल से जब तक के निफ्टी 26,250 के ऊपर स्थिर नहीं रहती या एक मोमेंटम गेन नहीं करती, तब तक हम रेंज में रहेंगे। तो मार्केट की ओवरऑल ब्रेड कंफ्यूज है भी, फिलहाल सिग्नल भी कंफ्यूज है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, इस वक्त बाजार को हम ये कह सकते हैं कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी बाजार में हम देखते हैं कि एकदम से एक रैली देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर हम वापस उस गिरावट वाले दौर में आते हैं। 26,000 के ऊपर भी हम चले गए, नया 52 वीक हाई भी टच कर लिया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर हम नीचे आ गए। तो ये बाजार जिस तरीके से इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो क्या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अभी बाजार में आना चाहिए, उन्हें पैसा लगाना चाहिए, या फिर अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ही रहना बेटर होगा? नहीं, देखिए, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। आपका सवाल सवाल काफी अच्छा है। देखिए, जो छोटे निवेशक है जो मार्केट को देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मार्केट में अगर वर्स्ट टाइम पे इन्वेस्ट करे या मार्केट में ऐसे समय पे इन्वेस्ट करे, मार्केट में खैर इन्वेस्ट करने के लिए तो हमेशा सही समय रहता है। मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच ना करे। अगर आपकी निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है, आने वाले 2 से 3 साल का है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। दूसरी बात, जहां तक की कंफ्यूजन की बात है, मार्केट में मिक्स्ड सिग्नल्स है। बिल्कुल मैं आपकी ये राय से सहमत रहूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट में अभी भी आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप एक ब्रेड्थ होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि तीनों सेक्टर्स या तीनों स्पेस ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस में रैली आ रही है कि स्मॉल कैप मिड कैप और निफ्टी 50 निफ्टी 500 ये अच्छा परफॉर्म करे। पर अभी फिलहाल ये हो रहा है कि आपका जो टॉप 50 कॉन्स्टिट्यूएंट का इंडेक्स है वो एक रेंज में है। पिछले 1 से 1.5 महीने में वो अभी भी 26,200 से 25,800 के बीच। इसी दौरान आपका स्मॉल कैप अपने निचले स्तर पर चले गया कुछ सालों की, और मिड कैप फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, पर वो भी एक रेंज बाउंड और स्लो चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल्स है। यहाँ पर काफी कुछ आप देखें तो एकदम से आपने शुगर स्पेस में देखा पिछले महीने या इसी महीने काफी कुछ तेजी आएगी, आज वो उसमें हम गिरावट देख रहे हैं, आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर काफी कुछ सेक्टर रोटेशन हो रहा है। आज देखेंगे तो आप वायर्स में देख लीजिए, टायर स्टॉक्स में देख लीजिए, उनमें तेजी आ रही है। और जो हमने पहले परफॉर्म करते हुए देखे थे जैसे कि शुगर स्टॉक्स, तो आज उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसलिए काफी मिक्स्ड सिग्नल्स है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, आपका नजरिया 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते का है, तो अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। वो आपको काफी कुछ मदद करेगा ऐसा मार्केट। ओके, तो सर इस वक्त क्या है कि थीम्स की अगर हम बात करें, तो थीम्स की या फिर हम सेक्टर की बात करें, कल हमने देखा कि कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया जब सेबी का एक डिसीजन आया। उसके बाद कैपिटल मार्केट में कल अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली, लेकिन आज वहीं पर प्रेशर हम देखने को मिल रहा है। आज डिफेंस में या ऑटो के अंदर आज थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं,
वो सेक्टर पर फोकस करें या फिर स्टॉक्स पर फोकस करें? ये अगर आपका मैं जैसा बताया बिल्कुल तेजी जैसे अभी हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या स्टॉक ब्रोकिंग के स्टॉक्स में देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो रहनी भी चाहिए कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में। अगर आप सेक्टर्स पे फोकस करें तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर आप देखें तो पिछले 1 से 1.5 महीने की बात करूं तो वहां पर कुछ ही एक सेक्टर है, लार्ज कैप हुआ। लार्ज कैप में भी आप कैपिटल वेटेड ले सकते हैं। आईटी आईटी स्टॉक्स काफी अच्छे हैं करंट लेवल्स पे। मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया आने वाले 2 साल से ज्यादा का है तो आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है। यार अभी कुछ ऑटो स्टॉक्स में ये मेक्सिको के एक न्यूज के इवेंट की वजह से हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे, और मेरा मानना है ऑटो स्टॉक्स भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाए तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक सेक्टर आउट परफॉर्म करे और उसमें हम जो लीड कर रहा है उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग देखें, और उसमें हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए तो आपको शायद हर्ट करे। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से यस, आप अगर बहुत अग्रेसिव निवेशक है, अग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे सेक्टर्स को जैसे अभी मैंने बताया ऑटो या फिर आईटी उनमें कर सकते हैं। अगर आप लंबे निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से इक्वल वेटेड अप्रोच सबसे अच्छी काम करती है लॉन्ग टर्म में। तो आप सिलेक्ट ना होते हुए सिलेक्टिव सेक्टर सिलेक्ट मतलब ना करें, और ब्रॉड बेस्ड एंडाइसेस जैसे आपके ऑटो या फिर जितने भी दूसरे सेक्टर हैं एक सवाल। उनमें निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से सेक्टर रोटेशन होगा और वो अभी जारी रहेगा आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। ठीक है सर। एक सर सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि 2025 में प्रमोटर्स ने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं, और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जब एक साल के अंदर प्रमोटर्स ने इतनी भारी बिकवाली की हो। तो प्रमोटर्स की तरफ से जो इतनी भारी बिकवाली हो रही है, क्या इससे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर या इन्वेस्टर्स का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाता नहीं है क्या इससे? नहीं, डेफिनेटली देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जब भी प्रमोटर की सेलिंग की बात करते हैं। काफी कुछ वो इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करता है। डिपेंड करता है कि पर्पस क्या होता है प्रमोटर का। जैसे आपने बताया इस साल काफी कुछ प्रमोटर्स ने अपना शेयर बेचा है, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हर्ट करता है। शॉर्ट टर्म में एक इवेंट की तरह प्ले हो सकता है कि वो स्टॉक के लिए नेगेटिव। लॉन्ग टर्म में काफी कुछ मायने ये रहेंगे कि प्रमोटर ने किस पर्टिकुलर रीजन के लिए करा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है पैसा आने का। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से डेफिनेटली सेंटिमेंट वाइज ये अफेक्ट करता है। ठीक है सर, चलिए तो मार्केट के बारे में हम आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास क्योंकि दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं, लाइव सवाल हमारे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो उन पर भी सर एक बार बातचीत कर लेते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सवाल हमारे तक भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवाल पूछें, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9311211874 इस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए भी आप अपने सवाल भेजें, लेकिन अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में भेजें। अपना नाम, अपनी एज, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें ताकि आपको हम लाइव अपने एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकें और आप अपने जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेरीज हैं, वो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो भी आपके पास ये मौका है। आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, और इसमें जो भी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। चलिए तो अब आप इसको, अगर आप इसको रीजॉइन करना चाहते हैं तो आप इसको रीजॉइन भी कर सकते हैं, और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसको फॉलो कर कर आप ज्वाइन और रीजॉइन दोनों कर सकते हैं। तो चलिए अब, क्योंकि दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं, तो अब एक एक करके सभी के सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमारे पास आया है रवि सिंह का। रवि सिंह पूछ रहे हैं सर कि इनके पास J&K बैंक के 800 शेयर हैं, 112 रुपये पर इनकी खरीदारी है।
अब दोनों इनको लॉस हो रहा है इसमें, तो सर क्या करना चाहिए इसके अंदर इन्हें? ये थोड़ा सा ये अंडर परफॉर्मर रहा है। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, हमने दोनों में अच्छी रैली देखी है और परफॉर्मेंस देखा है। भले ही हम थोड़ा सा लार्ज और मिड कैप की तरफ जाए, जेएंडके बैंक में हमको एक ट्रैक्शन जरूर देखा था, पर ये अभी भी स्टक है। पूरा जी। 2024 के पहले इसने जो रैली दी थी, उसके बाद जो फुल बुकिंग है मेरे ख्याल से जारी रहेगी। आपकी खरीदी थोड़ी ऊपर के भाव पे है। मैं आपको एक 95 का स्टॉप लॉस दूंगा। अगर स्टॉक इसके नीचे गिरता है तो मेरे ख्याल से ये, और इसकी जो लोअर रेंज है 89.5 से 90 का जोन, वहां तक जा सकता है। तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाए इस पोजीशन में और उसके साथ होल्ड करें। ओके। इनका सर एक और सवाल है, एनएमडीसी स्टील पर 44 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है सर, 500 शेयर उसके हैं। उसमें भी ये लॉस में है फिलहाल, जो शेयर है वो 39 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए सर इन्हें? मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा फिलहाल नीचे रहेगा। अच्छी बात ये कि एक जो रिबाउंड आया था उसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 37 पे। अभी 39.5 कुछ आ रहा है और 37.4 के आसपास उसमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जहां से हमने रिबाउंड देखा था। मेरा मानना है आप 36 का स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें। स्टॉक फिलहाल एक रेंज में है, तो 37.5, 38 से लेके ऊपर में 44, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर के स्तर पर आता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा इसमें से एग्जिट की कोशिश करें। ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास अवनीश जी का आया है सर। अ, अभी हम बात भी कर रहे थे कि इस वक्त पता नहीं चल रहा कि कौन सी थीम कब परफॉर्म करे, कौन सा सेक्टर कब चल जाए। तो इनका सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। ये कह रहे हैं सर अवनीश जी कि सभी शेयर किसी ना किसी दिन 10% तक चल जाते हैं, 5% तक चल जाते हैं, लेकिन इरेडा कब चलेगा? इनके पास 176 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। अब ये जानना चाहते हैं कि सर इरेडा में रैली कब आएगी? हाँ, आईरेडा मेरे ख्याल से अभी भी स्टक रहेगा। देखिए सब स्टॉक चलते हैं, पर एक मैं यहाँ पर अवनीश जी को बोल दूं और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी, कि साइडवेज मार्केट, बेयरिश मार्केट या बुलिश मार्केट, हमेशा जब ये एक साइकिल पूरी होती है, हमेशा एक नया विनर निकल कर आते हैं उस मार्केट में और वो पर्टिकुलर थीम प्ले होती है। यहाँ पर इरेडा में मेरे ख्याल से बहुत टाइम है। आप देखिए एक 30-40 रुपए का स्टॉक 200 रुपये हो गया। अब ये पिछले एक साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ख्याल से कंसोलिडेट जारी रहेगा। मैंने पहले भी कहा है 120 से 125 के आसपास इसका कंसोलिडेशन खत्म होगा। हो सकता है तब हमको इस स्टॉक में एक रिबाउंड मिले, पर फिलहाल के समय में मेरे ख्याल से ये अभी भी साइडवेज टू बियरिश ही है। 125 के स्तर छू सकता ओके, 125 तक भी इरेडा आ सकता है, लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं। कुणाल दिवाकर जी ये पूछ रहे हैं सर कि इनके हालांकि इन्होंने अपना बाइंग प्राइस नहीं बताया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पीसी ज्वेलर्स के 7,000 शेयर्स हैं इनके पास, इनको क्या करना चाहिए इसके अंदर? इन्होंने अपना बाइंग प्राइस यहाँ पर शेयर नहीं किया लेकिन सर। है। अब पीसी ज्वेलर ऑब्वियसली आना चाहिए रडार पे, सस्ता शेयर है और इनके पास 7,000 शेयर है। अगर प्रॉफिट में तो मैं नहीं मानूंगा वो, क्योंकि फिलहाल जुलाई 2025 से स्टॉक बेरिश ही है। अभी भी ऊपर 11.5 रुपए का एक स्विंग हाई बनाकर नीचे आया है। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक सस्ता कम से कम 7 से 6 रुपए के आसपास होगा। तब इसमें एक काफी लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी बनता है और वहां पर हमको एक थोड़ा वॉल्यूम प्ले भी देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि अभी भी पीसी ज्वेलर में और गिरावट रहेगी। अगर आपकी खरीदी ऊपर के भाव पे है तो 9.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। उसके बाद इसमें नीचे 7 रुपए के स्तर देखे जा सकते हैं, जहां पर ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन सकता है। ठीक है। और सर ग्रो में क्या करना चाहिए? रमेश चौधरी जी का सवाल है कि ग्रो में क्या करें। वैसे सर आपको बता दें कि ग्रो पर अभी जेफरीज ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें ग्रो को बाय रेटिंग उन्होंने दी है, और ये कहा है कि ग्रो बेहद तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। आने वाले 3 साल में इनकी जो रेवेन्यू है 35% तक बढ़ने वाला है। तो ग्रो में क्या कर सकते हैं सर? रमेश चौधरी जी पूछ रहे हैं ये। रमेश जी देखिए, ग्रो मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही खैर पहले हफ्ते के दिसंबर में इसको बोला था, ये लॉन्ग टर्म प्ले है और शॉर्ट टर्म का नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है आईपीओ के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, पर मैंने बताया 140 से 155 का जोन ऐसा है जहां पर ये अभी भी अच्छा है। ये स्टॉक में आज जो तेजी आई है, ठीक है, मेरे ख्याल से
143 रुपए से स्टॉक 160 रुपए हो गया, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। ये एक जोन है इस स्टॉक का 155 के आसपास, मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है। शॉर्ट टर्म ना सोचते हुए आने वाले 1 से 2 साल का अगर सोचे तो ग्रो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप होल्ड करें। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रो जो है वो अच्छा स्टॉक यहाँ पर सर को नज़र आ रहा है। हमारे प्राइम मेंबर हैं नैन्सी जी। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास कैनरा रोबेको एएमसी के शेयर्स इनके पास हैं और 310 रुपये पर इनकी खरीदारी है। ये कह रही हैं कि ये जो शेयर है ये अपने रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट करीब नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए। और अब क्योंकि आईसीआईसीआई एएमसी भी लिस्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर, तो दोनों के लिए सर वो स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे जानना चाहते हैं। ये क्रैम्स में भी आया था ऑब्वियसली आईसीआईसीआई के, मैंने शायद पहले भी ये क्वेश्चन करा था। देखिए क्रैम्स की में एक जो रिबाउंड आया, हो सकता है कि आईसीआईसीआई हम बोल सकते हैं, निपॉन और इन सब में हमको थोड़ी तेजी देखने को मिली है। अगर आप एवरेज क्या देखें तो अगर हम देखें इंडस्ट्री का तो अराउंड पिछले कुछ सालों में 20 to 25% रखा, अगर हम एचडीएफसी और निपॉन से कंपेयर करें। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक बेटर रिटर्न देगा। जहां तक के ब्रेकआउट की बात है, डेफिनेटली देखिए इसमें एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, काफी कुछ सस्टेन करा है स्टॉक ने। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा 285 से 310 का एक जोन बनाएगा, क्योंकि पिछला स्विंग हाई इसका 313 का है, तो उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। आज वहां से हमको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 290 से 313 315 की एक रेंज है। 315 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से क्रैप्स में भी आप, कैनेरा रोबोको में भी आप देखेंगे कि अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई 350 360 तक के जा सकता है। होल्ड की सलाह रही। ठीक है सर। एक सवाल मीत शाह जी का आया है, ये पूछ रहे हैं कि ग्रीव्स कॉटन एवरेज प्राइस इनका है सर 225। अब इसमें क्या करना चाहिए सर इनको। देखिए इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना था, काफी स्टॉक में न्यूज भी आई थी। ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 170 से लेके 155 की एक जोन टच कर सकता है। फिलहाल जो तेजी अगर इस स्टॉक में आनी है तो 185 के ऊपर जाए तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी बन सकती है। और वहां पर हम इस स्टॉक को 202 से 203 के लेवल पर देख सकते हैं। मेरा मानना है आप होल्ड करिए, आपके एवरेजिंग में काफी ऊपर है और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक अभी रेंज में है, एक बार ये स्टॉक 185 87 का स्तर तोड़ता है तो मेरे ख्याल से काफी कुछ ऊपर में आपको 205 से 210 शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ओके, तो मीत शाह जी फिलहाल सर ने आपको होल्ड करने की सलाह दी है ग्रीव्स कॉटन 185 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो आपको 200 210 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल सर मीशो पर आया है। इनका नाम है सरफुद्दीन, इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं सर कि मीशो अगर ये 10 साल के लिए इसमें पैसा लगाएं मीशो के शेयर में, तो कैसा परफॉर्म कर सकता है ये शेयर। हाँ, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से। देखिए अगर आप पेयर कंपैरिजन के भी हिसाब से जाए तो काफी अच्छा इसका एक साइज है मार्केट में। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से इसमें एक आपको जो, मतलब अगर थीम आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिंस इसका डेटा थोड़ा सा कम है, अभी फिलहाल की लिस्टिंग है, पर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज देखूँ तो इट्स अ गुड बेट। आने वाले 6 महीने के लिए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं इसमें यही कहूंगा, कोई नीचे में 180 181 का स्तर काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर आपके पास है होल्ड करें और थोड़ा सा नजरिया 6 महीने से ज्यादा करें। सर मीशो में जो रैली देखने को मिल रही है पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि 10 दिसंबर को ही इसकी लिस्टिंग हुई है और 110% की रैली इसमें देखने को मिली है, तो क्या आपको रैली इसकी सस्टेनेबल लगती है कि टिकाऊ है इसकी रैली, या फिर क्योंकि कई जगहों पर ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मीशो ओला इलेक्ट्रिक भी बन सकता है। देखिए बन सकता है जब तक के हमको विपरीत प्राइस में नहीं दिखे। ओला इलेक्ट्रिक का भी मैं खैर हमने 95 105 के स्तर पे
आपके शो के माध्यम से ही इसको अवॉइड करने का बोला था को। और जहाँ तक कि मीशो की बात है, देखिए इसका प्रोडक्ट जो रेवेन्यू मिक्स है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप भी अच्छा है। पैरल और होम और किचन फर्निशिंग्स को मिला ले तो वहां से इनका जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट 60% मार्केट को केटर कर रहा है, मतलब 60% इसका प्रोडक्ट उन पर्टिकुलर स्पेस में। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर किसी को यहाँ पर ऐसा डाउट होता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। जहाँ भी स्टॉक में आपको 5 से 10% की गिरावट देखती है, मेरे ख्याल से वो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि स्टॉक लिस्टिंग अच्छी हुई है, 160 रुपए से ऑलमोस्ट 250 रुपए गया है। तो नीचे में अगर इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो वो पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर 205 रुपए की अगर नीचे निकलता है स्टॉक, तो थोड़ी गिरावट इसमें लंबी हो सकती है। तो 205 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो मीशो के अंदर 205 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर 205 से नीचे आता है तो गिरावट थोड़ी सी लंबी यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकती है। अगला सवाल जिया आजमी जी का है सर। ये कुवैत से हैं, इन्होंने मेंशन किया है कुवैत से हमारा ये शो देख रही हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इनके पास फेपटेक के शेयर्स हैं, 50 शेयर हैं, 250 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है। अब इसको होल्ड करें या फिर सेल कर दें सर? सिमरनजीत जी, कौन सा स्टॉक था ये फेबटेक? इसका कोड मुझे चाहिए। जी, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर फेपटेक सिर्फ एक हाँ मेंशन ठीक है, किया है, मैं आपको जी। ठीक है। ओके, मैं मिल गया। इनकी 250 की खरीदी है मेरे ख्याल से, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए, स्टॉक फिलहाल रिसेंटली लिस्ट हुआ है, पर इसमें थोड़ा बहुत एक जो मुझे की कंस्ट्रेंट लगता है वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें। अभी भी वॉल्यूम काफी ड्राई है। आज ही अगर दिन का वॉल्यूम देखे तो बहुत कम है। स्टॉक एक रेंज में है 260 रुपए से नीचे में 215। 215 का स्टॉप लॉस लगा है। अगर ये तोड़ता है मेरे ख्याल से इस स्टॉक में पहले तो लिक्विडिटी एक इशू है, और दूसरी बात, अगर 215 का स्तर तोड़ता है, थोड़ी सी सेलिंग जो बिकवाली है वो थोड़ी और गहरी हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी। और आज इसमें हमको 190 से 170 के लेवल देखेंगे, तो आप 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, तो जिया जी आप इसमें 215 रुपये का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलिएगा, जैसा कि यहाँ पर लवलेश सर ने भी रेकमेंड किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल दुर्गेश जी का है। ये पूछ रहे हैं कि आईआरएफसी में क्या करना चाहिए सर? क्या फ्रेश एंट्री आईआरएफसी में की जा सकती है? ये देखिए, रेलवे का, मैं अभी तो बोलूंगा कि रेलवे स्टॉक्स में जो एक यूफोरिया था, अभी भी वो एक इंटरेस्ट या फोमो जिसे बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो अभी भी बना हुआ है। आईआरएफसी हुआ, आईरेडा हुआ, आरबीएनएल हुआ और दूसरे स्टॉक्स हुए, निवेशकों के रेडार पर रहते हैं। मेरा मानना है कि ये फिलहाल जो एक तरह से करेक्शन है, बियरिश रैली है, हो सकता है कि ये जनवरी के एंड में या जनवरी मिड में इसमें आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिले। बजट का टाइम रहेगा और वो सब, तो मेरे ख्याल से आईरेडा में भी मुझे, मेरा मानना है 100 रुपए से 104 रुपए के आसपास ये अट्रैक्टिव बन जाता है। तब इसमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमको मिल सकता है 125 से 130 रुपए तक। फिलहाल मुझे लगता है कि साइडवेज करेक्शन जारी रहेगा 104 से 105 रुपए। अभी ना निवेश करें। हाँ, आपका नजरिया आने वाले 3-4 साल का है, आप रेलवेज या एक थीम पर्टिकुलर प्ले करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली तो आईरेडा 104 105 रुपए के आसपास आप खरीद सकते हैं, पर नजरिया थोड़ा लंबा है। ठीक है सर। अरिहंत जी का अगला सवाल है। अरिहंत जी पूछ रहे हैं कि इनके पास एससीआई के शेयर्स हैं, 219 रुपये इनका बाइंग प्राइस है, और एनसीसी 190 रुपये पर ये इनकी खरीदारी है। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों शेयर्स और कितने गिरेंगे सर? क्या इनमें रैली आएगी? जी, एक शिपिंग कॉर्पोरेशन था और दूसरा क्या था सिमरनजीत जी? एनसीसी। ठीक है, देखिए मैं एससीआई का बता देता हूँ। एससीआई मेरे जी। ख्याल से फिलहाल जो बेरिश करेक्शन है आप थोड़ा सा जारी रहेगा। एक बार 200 रुपए का एक की इसमें सपोर्ट है, 200 रुपए का स्तर तोड़ता है तो यस, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इंटेंस हो सकता है। इसमें जो गिरावट है 180 से 175 रुपए तक जा सकती है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एससीआई फिलहाल के लेवल पे तो मैं इनको सलाह नहीं दूंगा। अगर हाँ, नीचे में मेरे ख्याल से 200 रुपए का एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है जो निवेशकों को रखना चाहिए। दूसरा, आपने एनसीसी का मेरे से सवाल पूछा है। एनसीसी जी देखिए, जी। ये स्टॉक अगर मैं जहां तक के ट्रैक करूं, इसमें जो अंडर परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा है।
ठीक है, मार्केट में मिक्स्ड सिग्नल्स है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, पर एनसीसी अपनी बियरिश एक जो ट्रेंड है उसमें अभी भी है। मेरे ख्याल से एनसीसी यहाँ से 130 से 135 रुपए, अगर इसमें कोई ठहराव आलच भी चाहिए तो मेरे ख्याल से वो अराउंड ये जो एक इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2018 का, वो आता है 135 से 136, वहां पर आकर इसमें एक सपोर्ट मिलना चाहिए। एक सिंपल एक आइडिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, तो मेरे ख्याल से 135 140 के आसपास एलसीसी अच्छा हो जाता है। अभी जो इसमें गिरावट है मेरे ख्याल से थोड़ी सी जारी रहेगी। ओके, तो एनसीसी में फ़िलहाल थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जारी रहेगी। राजन पांडे जी मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आईसीआईसीआई आईटी ईटीएफ करंट प्राइस पर बाय बाय कर सकते हैं सर, और 3 महीने का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं। हाँ नहीं, 3 महीने का तो देखिए मैं नजरिया आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा नजरिया आपका शॉर्ट टर्म है। हम जब भी ईटीएफ करते हैं, पहली बात ईटीएफ एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम को एग्जैक्ट रिप्लिकेट करता है। हम्म। ईटीएफ बेस्ट इन्वेस्टिंग है सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए। आपका नजरिया है 3 महीने पर, आप जी। पैसिव नहीं कर रहे, आप अग्रेसिव कर रहे हैं, आप टैक्टिकल कर रहे हैं, और आप 3 महीने के नजरिए में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। हम जब भी ईटीएफ की बात करते थे, इक्वल वेटेड हो सकता है, कैपिटल वेटेड, बट ईटीएफ का नजरिया आने वाले कुछ समय का है। तो आईटी एज अ थीम आप कुछ साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का जो ईटीएफ है उसमें कर सकते हैं। पर अगर आपका नजरिया सिर्फ 3 महीने का है तो मैं इनको अवॉइड करने की सलाह दूं।